जो तमस गुण आत्मा का वो गया था ना सर? नहीं, नहीं नहीं, वो हो गुण तो गया। प्रकृति के है। हाँ आत्मा प्रतीक, का हाँ स्वरूप प्रकृति, जो है, हाँ। हाँ। उसके बारे में अगर विचार करना है तो हम्म। सांख्य दर्शन जिसको पुरुष कहता है उसको समझना पड़ेगा। हम्म। क्योंकि पुरुष ही आत्मा है और आत्मा एक स्वतंत्र सत्ता है। क्योंकि हम हम्म। सत्ता की बात किए हैं ऑलरेडी, सत्ता के स्वरूप के बारे में समझे हैं कि सत्ता में पुरुष और प्रकृति आता है। तो हम्म। यहाँ पे जो पुरुष है वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट सत्ता है। और यहाँ पे इसका जो मुख्य काम है वो है चेतना। इसका चेतना है और ये परम ज्ञाता है, मतलब ये अल्टीमेट नोअर है। ये सब्जेक्ट है, मतलब डिफरेंस समझ आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये कोई विषय नहीं है जिसे समझा जा सकता है, ये खुद एक जानने वाला ज्ञाता है जो दूसरों को समझने का प्रयास करता है। मतलब पुरुष, यानी अगर ऐसा बोला जाए अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी ऑफ वन ऑफ द वेस्टर्न फिलोसोफर ह्यूम, तो ह्यूम बोलते हैं कि हम खुद के बारे में खुद से नहीं जान सकते क्योंकि उसकी लिमिटेशंस है। क्योंकि हम नोअर है, हम ज्ञाता है, हम सब्जेक्ट है। हम खुद को अगर ऑब्जेक्ट बना के समझने का कोशिश करें तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब हम खुद की चेतना को अगर समझना चाहे, खुद के कॉन्शियसनेस को समझना चाहे, तो हम नहीं समझ सकते। हम बस इतना जान सकते हैं कि मैं एक सोचने वाला व्यक्ति हूँ, सोचने वाला प्राणी हूँ। उससे ज्यादा नहीं समझ सकते, उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि विषय और वस्तु, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट मतलब वो जो कि दूसरों को समझता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में समझा जा सकता है। तो क्योंकि चेतना जो है वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट खुद को नहीं समझ सकता। वो प्रकृति को समझ सकता है, प्रकृति से बने हुए जो भी वस्तु है, विशेष है, उसको समझ सकता है। बट वो खुद को नहीं समझ सकता है। तो यहाँ पे जो पुरुष है वो क्या है? वो चेतन का विषय है, यानी कॉन्शियस सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ वो परम ज्ञाता है। तो ये डिफरेंस आप लोग को समझ आया कि वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम कोशिश करें कि दूसरे के कॉन्शियसनेस को समझना चाहे तो थोड़ा पॉसिबल है। उसको थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। अगर कोई व्यक्ति उठ नहीं रहा है, काफी समय से सोया पड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति शायद कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस है। मेडिकली चेक किया जाएगा तो पता चलेगा कि उसका एक्चुअल स्टेट क्या है। तो क्योंकि वो व्यक्ति अब ऑब्जेक्ट बन गया, राइट। तो अभी एज अ सब्जेक्ट, एज अ बोल सकते कॉन्शियस सब्जेक्ट, हम खुद को नहीं समझ सकते। और इसी का प्रमाण जो है वो पुरुष देता है। तो पुरुष क्या है? ये तो ना तो शरीर है, या ना ही मन है, ना ही ये अहंकार है, ना ही ये बुद्धि है। बट ये ऐसा है क्या फिर? एज सच अगर हम पुरुष की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो ये इन सभी में से कुछ भी नहीं है। ना ये मेरा शरीर है, ना ये मेरी बुद्धि है, ना ये मेरी अहंकार है, ना ये मेरी मानस है। ये ऐसा कुछ है जो कि चेतना है, जिसमें चेतना है, एक गुण है जिसको हम चेतना बोलते हैं। और ये खुद एक प्योर कॉन्शियसनेस है। मतलब जितने भी ज्ञान का आधार जो लेने वाला जो है वो है पुरुष। जो भी ज्ञान लेना है वो पुरुष को लेना है, और वो हमेशा मुक्त होता है, शांत होता है, और ये ऑब्जर्वर होता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट है और इसलिए ये ऑब्जर्वर है, और इसीलिए इसको हम परम दृष्टा बोलते हैं। तो पुरुष के बारे में समझना है, एक चेतन आत्मा के बारे में समझना है, तो चेतन आत्मा जो है वो ऑब्जर्वर है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको अगर कुछ समझना है तो आप एज एन ऑब्जर्वर समझो। अगर आप एज एन ऑब्जेक्ट समझोगे तो शायद वो समझ नहीं आएगा। बट अगर एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जर्वर, अगर कोई चीज को समझने का प्रयास किया जाएगा, तब समझ आएगा कि वो होता क्या है। तो पुरुष जो है वो स्पेस टाइम, यानी कि देश काल, परिवर्तन तथा क्रिया, ये सबसे ऊपर है। स्पेस एंड टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है पुरुष में। क्योंकि जो भी परिवर्तन होता है वो शरीर में होता है। हमने द्रव्य गुण पर्याय पढ़ा है जैन धर्म में।
तो जो भी पर्याय की अवस्था होती है, जो भी मॉडिफिकेशन होता है, जिसको हम मोड भी बोलते हैं वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में, वो किस में होता है? वो पर्याय में होता है, मतलब बदलती हुई अवस्था होती है, वो सत्ता में नहीं होता। अब क्योंकि पुरुष सत्ता है, तो पुरुष में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन क्या होगा, कहाँ पे होगा? परिवर्तन होगा जो पर्याय है सीमित ग्रुप। उसमें परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे पुरुष जो है वो स्वतंत्र है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये देश काल, स्पेस एंड टाइम, ये सबसे ऊपर है, और ये स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इनलाइटेंड है, सिद्ध है, अकारण है, निराकार है, सर्वव्यापी है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन में समझाया गया है कि पुरुष जो है वो श्रेष्ठ है, उसके अभाव से समस्त ज्ञान, यहाँ तक कि संशय भी असंभव हो जाएगा, इस प्रकार से बताया गया है। और उसे त्रिगुणों से रहित, मतलब जो हमने पढ़ा है त्रिगुण के बारे में, सत्व रजस तमस, ये पुरुष में नहीं है, ये त्रिगुण जो है पुरुष में नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि ये सत्व रजस तमस कैसे गुण है जो कि एक्टिविटीज लेकर आते हैं, अब क्योंकि ये गुण पुरुष में नहीं है, तो पुरुष निष्क्रिय है, मतलब बिना प्रकृति के सहायता के ये कोई कार्य नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रकाश स्वरूप होता है, एक शुद्ध चेतना का कारण होता है। और इस इसमें जो भी ऐसा बोला जाएगा कि अगर इसमें विकार हो रहे हैं, तो वो गलत है। इसमें कोई विकार नहीं होते, क्योंकि ये सभी विकारों से मुक्त है, सभी परिवर्तन से मुक्त है। तो इस प्रकार से पुरुष का डेफिनेशन दिया गया है। और सांख्य दर्शन जो है पुरुष के अस्तित्व के बारे में बताने के लिए 5 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट ये बोलता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी यूज के लिए, पर्पस के लिए, कोई भी आप वस्तु देख लीजिए आसपास, टेबल, फैन, चेयर, लाइट, जितनी भी वस्तुएं हैं, उसका कोई ना कोई यूज है, कोई ना कोई एप्लीकेशन है। और जो प्रकृति है, जो अचेतन है, वो ये सबका उपयोग नहीं कर सकती। अब कोई वस्तु है तो उसका उपयोग करने वाला कोई भोगी भी होना चाहिए, तो वो पुरुष कहलाता है, जो कि ये सारी जो वस्तु है जो प्रकृति बना के देती है उसको यूज करता है। तो प्रकृति ये सब क्यों बना के देती है? ताकि वो पुरुष की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये एक पहला लॉजिकल रीजन दिया गया है कि प्रकृति खुद तो अपनी बनाई हुई वस्तु को यूज नहीं कर सकती, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर वस्तु बनी है तो उसको पर्पस भी है, उसका एप्लीकेशन भी है। तो एप्लीकेशन है तो उसका यूज, कोई कोई ना कोई होगा जो उसको यूज करेगा। तो वो यूज कौन करेगा? वो पुरुष करेगा। ये पहला आर्ग्यूमेंट दिया गया है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया गया है कि ये पूरा जो विश्व है, इसके जितने भी पदार्थ है वो त्रिगुण है उसमें, यानी कि सत्व रजस तमस, पर पुरुष जो है उसमें कोई गुण नहीं है। पुरुष जो है वो गुण का साक्षी है, मतलब पुरुष वो गुण को देख सकता है, समझ सकता है, जान सकता है, बट उसमें वो गुण नहीं आ जाता है। कुछ लोग वो गुणों को अपने खुद से संबंधित कर लेते हैं और बोलते हैं कि वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुष कोई गुण से रहित, मतलब पुरुष में कोई गुण नहीं है। तो इसी वजह से समय के हिसाब से पुरुष अपने हालात को, यानी जो भी उसके स्टेट है, जैसे अगर बाई बर्थ अगर कोई कमजोर है, कमजोर इन द सेंस हेल्दी नहीं है, उसमें गुण ऐसे नहीं है कि वो हेल्दी हो, तो वो अपने प्रयासों से, अच्छे न्यूट्रिएंट से, अच्छे डाइट से फिर से स्ट्रांग हो सकता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें गुण परिवर्तित हो सकते हैं, गुण जो है थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, और गुण चेंज होने के बाद ओवरऑल जो डायमेंशंस है उस व्यक्ति का इंप्रूव हो सकता है, राइट। तो इसी वजह से बताया गया है दूसरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कि सब में गुण होते हैं, सभी वस्तु में गुण होते हैं, पर गुण पुरुष में नहीं होते हैं। तो और ये भी तीसरी बात ये बताई गई है कि पुरुष ऐसा आत्मा है, चेतना है, जो कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव ज्ञान है उसको लेता है। जितने भी ज्ञान है पॉजिटिव नेगेटिव, उसको पुरुष लेता है, एब्जॉर्व करता है और ये अनुभव करता है। मतलब
अगर पुरुष नहीं होता तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, हम लोग एक्सपीरियंसर नहीं होते। तो ये एक तीसरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया गया है। फोर्थ ये बताया गया है क्योंकि प्रकृति अचेतन है और इसी वजह से अचेतन प्रकृति जो है वो खुद का उपभोग नहीं कर सकती, और इसलिए प्रकृति जो है, प्रकृति का अनुभव एवं उसका उपभोग करने के लिए चेतन भोक्ता होना जरूरत है। मतलब ये भोग्य और भोक्ता, इसके बीच में रिलेशनशिप बताया गया है। तो अगर प्रकृति खुद का भोग नहीं कर सकती तो ऑब्वियस सी बात है कोई भोक्ता होगा जो कि उसका भोग करे, और दैट इज पुरुष। तो ये फोर्थ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया है। और फिफ्थ बताया है कि मनुष्य में मुक्ति की आकांक्षा होती है। पुरुष में मुक्ति की आकांक्षा होती है, उसमें एक इच्छा होती है कि वो खुद को पहचाने, हु एम आई को समझे, खुद को जाने, अपने चेतना को समझे, अपने आत्मा को समझे। अब ये जो इच्छा होती है वो प्रकृति के वजह से नहीं आती है, वो स्वयं पुरुष की क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उसमें ऐसी इच्छाएं जागृत होती है। तो मुक्ति का प्रयास जो पुरुष करता है वो इसी बात का प्रमाण है कि पुरुष जो है वो चेतन आत्मा है। तो इस प्रकार से 5 लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिया है पुरुष के अस्तित्व को समझाने के लिए। और यहाँ पे एक बात बताया है कि पुरुषों की अनेकता है, मतलब एक व्यक्ति में जो पुरुष है वो दूसरे व्यक्ति के पुरुष से डिफरेंट है। पुरुष मतलब आत्मा, एक व्यक्ति में जो आत्मा है वो दूसरे व्यक्ति के आत्मा से डिफरेंट है। इस प्रकार से प्लूरैलिटी ऑफ पुरुषा बताया गया है। तो इतना समझने के बाद हमें ये बात पता चलता है कि सांख्य दर्शन के अकॉर्डिंग पुरुष कोई काम नहीं करता है। जितनी भी क्रियाएं है, जितनी भी एक्टिविटी है, वो प्रकृति के विकारों से, यानी प्रकृति के जो मॉडिफिकेशन है उसी से होती है। पुरुष सिर्फ साक्षी है। पुरुष के साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि अगेन प्रकृति चाहती थी कि वो कुछ करे। प्रकृति एक्टिव है, बट एक्टिव होने के लिए मतलब अपना कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उसे कोई पर्पस चाहिए। पर्पस इन द सेंस उसे कोई चाहिए जिसके लिए वो ये सब कर सके। तो प्रकृति क्या करती है? खुद को मॉडिफाई करती है पुरुष के लिए, पुरुष यानी कि आत्मा के लिए। तो खुद को मॉडिफाई कैसे करती है? बुद्धि बनती है, अहंकार बनती है, मन, इंद्रिया, ये सब बनती है। अगेन किसके लिए? पुरुष के लिए। पुरुष सिर्फ एक साक्षी है। तो पुरुष करता नहीं है, वो एक साक्षी है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट आप लोग को? नहीं मैडम, आपने पहली कंडीशन बताई थी, उसमें बताया था कि कोई ना कोई यूज होता है, और साथ में आपने ये भी कहा कि पुरुष निराकार होता है। तो अगर निराकार जो है कैसे यूज कर लेगी? आपने कहा प्रकृति अपने लिए कुछ यूज नहीं करती है, यूज कौन करता है? पुरुष यूज करता है। और इधर पुरुष को आप निराकार भी कह रही हैं। ये थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी लग रहा है। निराकार वस्तु कैसे यूज कर लेगी? पहला पॉइंट देखिए मैडम, पहले पॉइंट पे आइए आप जो राइट पांच आर्गुमेंट बताए। हाँ, ये बात मतलब ये बात इजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं है समझना। अब प्रकृति जो है उसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, मतलब उसको मालूम नहीं उसको करना क्या है। उसको टेबल बनना है, उसको चेयर बनना है, उसको क्या बनना है उसको ये नॉलेज नहीं है। ठीक है, उसको ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस नहीं है, वो चेतना नहीं है। जो चेतना है उसको मालूम है कि उसको आगे कैसे बढ़ना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। इसी वजह से प्रकृति जो है पहले पुरुष के के साथ संबंध में आती है, पुरुष की हेल्प लेती है। पुरुष की हेल्प लेने से अब उसको डायरेक्शन मिलता है। ये चेतना फिर किस में आती है? पुरुष में चेतना नहीं है, इधर प्रकृति में भी चेतना नहीं है। नहीं, पुरुष में चेतना है, पुरुष में कॉन्शियसनेस है, बट वो विटनेस है। प्रकृति जो है वो एक्टिव है, मतलब सक्रिय है, और जो पुरुष है वो निष्क्रिय है, वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। राइट। तो अब क्या होता है, जब पुरुष और प्रकृति मिलते हैं तो पुरुष अपनी इच्छाओं को पूरा करता है।
कोई भी इच्छा है, फिर बाद में उसको रियलाइजेशन होता है कि ये मेरी इच्छाएं नहीं है, मैं जो हूं एक प्रकाशित आत्मा हूं, मेरी इच्छा थी मुक्ति। अब मैं कैसे प्रकृति के बंधन में यहाँ पे फंस चुका हूँ, इस संसार में आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता, बट अब मुझे एक ही चीज चाहिए, वो है मुक्ति। ये रियलाइजेशन होने के बाद वो प्रकृति से खुद को सेपरेट करने लगता है ना। तो बट जब तक ये रियलाइजेशन उसको नहीं होता है, वो प्रकृति को एंजॉय करता है, वो चाहता है कि वो प्रकृति को क्रिएट करे, अलग अलग तरीके से उसको उसका भोगी बने, उसको जितना हो सके यूटिलाइजेशन करे। हर एक आत्मा चाहती है, हर एक पुरुष चाहता है कि वो कुछ यहाँ पे संसार में आके, जैसे जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो यही बोलते हैं कि जितना हो सके वेल्थ जमा करना है, क्या करना है उसका आगे नहीं मालूम, बट इच्छा है कि वेल्थ जमा करना है, बिल्डिंग बनानी है, संपत्ति जमा करनी, ये एक इच्छा है, इसको पूरा करना है। अभी रियलाइजेशन नहीं हुआ कि आत्मा जो है, जो चेतना जो है, उसको ये नीड, इसको उसको ये जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, ये रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इसीलिए वो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, वो मटेरियलिस्टिक है। पर एक दिन उसको रियलाइजेशन होता है कि ये मटेरियल तो मेरा कोई काम का नहीं, ये मेरे कोई काम का नहीं, फिर वो क्या करता है, लिबरेशन के लिए काम करता है, मुक्ति के लिए काम करता है, प्रकृति से अलग करता है खुद को। जो सन्यासी आश्रम जो आते हैं लोग, वहां पे प्रकृति से जो भी अटैचमेंट है, जो भी पॉसेसिवनेस है, जो भी परिग्रह उन्होंने कर रखा है, उससे खुद को अलग करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि पुरुष जो है वो करता नहीं है, जो भी करता कर रहा है वो प्रकृति कर रहा है, पुरुष जो है वो सिर्फ और सिर्फ साक्षी है, सिर्फ एक विटनेस है, जो कि ये सारी चीजों को, सारी एक्टिविटीज को कर रहा है। अब दूसरी बात बताया है कि पुरुष अभोक्ता नहीं है, वो साक्षी भोक्ता है। मतलब एक प्रकार से सांख्य पुरुष को एक एक्सपीरियंसर कहता है, बट एक्सपीरियंसर कहने के साथ साथ वो ये भी बोलता है कि सुख दुख का अनुभव जो है वो बुद्धि से होता है। तब अल्टीमेट एक्सपीरियंसर नहीं है, अनुभव करता है पुरुष, बट वो उसका अनुभव इस प्रकार का है कि उसको इफेक्ट नहीं होता, बुद्धि को इफेक्ट होता है। अगर कोई अचीवमेंट हुआ तो बुद्धि को पता चलता है कि दिस इज एन अचीवमेंट, और उस प्रकार से शरीर जो है, मन जो है वो खुश हो जाता है, इंसान हैप्पी हो जाता है, ठीक है। वैसे कोई दुख होता है, कोई सफरिंग होता है, तो इंसान जो है वो दुखी हो जाता है। पर जो एक्चुअल में जो पुरुष है वो सारे सुख दुख के बंधन से ऊपर है। तो एक्चुअल यहाँ पे बोला गया है कि भोक्ता है, बट साक्षी भोक्ता है, मतलब विटनेस है वो। विटनेस इन द सेंस कि वो देख रहा है कि दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, बट उससे अल्टीमेटली पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक ऐसे स्टेट में है जिसमें वो सुख दुख का अनुभव सिर्फ बुद्धि से कर सकता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन ये बोला जाता है कि जो पुरुष है प्रकृति से इसीलिए संभोग में आता है, संपर्क में आता है, ताकि वो ये सब अनुभव कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, क्योंकि खुद में वो एक्सपीरियंस करके ये सब का अनुभव नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुष अभोक्ता नहीं है, वो साक्षी भोक्ता है। और अज्ञानवश पुरुष जो है स्वयं को बुद्धि एवं मन के साथ अभिन्न मान लेता है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है, और इसी वजह से वो सबको सेम मान लेता है, और इसी वजह से वो सुखी होता है, दुखी होता है। बट अल्टीमेटली जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है तो पुरुष को समझ आता है कि सुख दुख जो भी चीजें हो रही है वो अल्टीमेटली प्रकृति के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट से ही हो रही है। प्रकृति ने बुद्धि बनाया, बुद्धि से ही अनुभव हो रहा है, प्रकृति ने मन बनाया, मन से ही अनुभव हो रहा है। अल्टीमेटली पुरुष का इसमें कोई रोल नहीं है, ये पुरुष को अल्टीमेट रियलाइजेशन में समझ आता है, बट उससे पहले उसको ये समझ नहीं आता है, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर यहाँ पे बताया है कि पुरुष स्वयं प्रकाश है, यानी उसको कोई प्रकाश या प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश होता है, अन्य वस्तुएं उससे प्रकाशित होती है, उसी प्रकार से पुरुष जो है वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड है, सेल्फ प्रकाशित है। पुरुष हमेशा मुक्त है, वो कभी बंधन में नहीं पड़ता है, वो अज्ञान के कारण बंधन में पड़ जाता है। तो अल्टीमेटली इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। इग्नोरेंस चला गया, अज्ञानता चले गया, तो पुरुष का जो बंधन है वो भी उससे छूटने लगता है। ओके। और पुरुष की असंगता, यानी पुरुष जो है प्रकृति से हमेशा डिटैच है। प्रकृति में जितने भी परिवर्तन होते हैं, जन्म मृत्यु सुख दुख, ये सब पुरुष की वास्तविकता नहीं है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, जैसे कमल का पत्ता जल में भी रहकर जल में भीगा नहीं होता, वैसे ही पुरुष संसार में भी रह के संसार में लिप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन पुरुष के बारे में समझाता है। पुरुष साक्षित्व है, यानी वो साक्षी है, ये जितनी भी प्रोसेस हो रहा है उसका साक्षी है। पुरुष का माध्यस्थ, यानी पुरुष ना किसी के पक्ष में होता है ना विपक्ष में, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है बट वो उदासीन नहीं है। फिर बताया है पुरुष और बुद्धि का संबंध, यानी सांख्य के अनुसार ज्ञान जो है वास्तव में बुद्धि से उत्पन्न होता है, बट बुद्धि जो है वो जड़ है, पुरुष जो है वही चेतन है। तो इस प्रकार से बुद्धि और पुरुष का संबंध बताया गया है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो आप पुरुष के बारे में, मतलब किस प्रकार से सांख्य दर्शन पुरुष को बताया है, एकदम अल्टीमेट स्टेट में जाके पुरुष की डेफिनेशन दिया है। अगर मटेरियलिस्टिक रह के पुरुष के बारे में सोचेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। उसके उसके बारे में समझने के लिए हमें बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम जाना पड़ेगा। ट्रांसेंडेंटल स्टेट में जाके ही पुरुष को समझा जा सकता है। तो सांख्य दर्शन पुरुष को इतने डीपर लेवल में समझाया है, और पुरुष के कैवल्य, यानी पुरुष कैसे जान लेता है कि वो शरीर भी नहीं है, वो मन भी नहीं है, वो बुद्धि भी नहीं है, वो एक शुद्ध पुरुष है, ये जानने के बाद ही उसको कैवल्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पुरुष के बारे में यहाँ पे डेफिनेशंस दिया है, उसके नेचर के बारे में बात हुई है, पुरुष के अस्तित्व के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात हुई है, सांख्य दर्शन पुरुष को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताता है ये भी बताया गया है, और ये बताया गया है कि पुरुष की वजह से ही जब पुरुष समझ लेता है कि वो अज्ञानता में है, वो इग्नोरेंस स्टेट में है, ये जानने के बाद पुरुष खुद को प्रकृति से सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। वो हालांकि सेपरेट है, सेपरेट करने का प्रयास यानी कि अगर उसकी इच्छा है, डिजायर है, कोई भी ऐसे अनप्रोसेस्ड थॉट्स है, तो उसको वो खत्म करने का प्रयास करता है, ताकि अल्टीमेटली वो लिबरेशन स्टेट में, कैवलियर स्टेट में पहुंच सके। तो ये पुरुष के बारे में सांख्य दर्शन कहता है। मैम अगर जैन धर्म पुरुष, से कंपेयर करें, जैन धर्म से हाँ, कंपेयर करें तो क्या अंतर आता है? जितनी बातें हैं ये सब तो कॉमन है ही, जैन धर्म वाली आत्मा में ये सारी चीजें कॉमन है, सिवाय इसके कि जैन धर्म की आत्मा में चेतनता है, इसमें चेतनता नहीं है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस आता है? क्योंकि सांख्य बहुत मिलता जुलता है ना जैन धर्म से, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। चेतनता नहीं है, चेतना तो है इसमें, चेतना तो क्वालिटी है पुरुष की। चेतना है बट वो चेतन नहीं है। कॉन्शियसनेस है बट वो कॉन्शियसनेस उसके अंदर है, मतलब वन ऑफ द क्वालिटी इज कॉन्शियसनेस। ठीक है, बट वो कॉन्शियसनेस होने के बाद वो खुद से मूव नहीं हो सकता, खुद से कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल उसका प्रकृति का सपोर्ट हो, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। इसलिए उसको अचेतन बोला गया है। चेतना होने के बाद भी वो एक्टिव नहीं है। चेतना, जैन 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 धर्म में आत्मा के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आत्मा का काम बेसिकली जानना है। यहाँ पे जानना काम बुद्धि का है, पुरुष का काम नहीं है यहाँ जानना, ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। हाँ, पुरुष का काम जानना नहीं है, क्योंकि पुरुष अल्टीमेट नोअर है, जो वो खुद है। हाँ, वो पहले से अल्टीमेट नोअर है, वो पहले से ही ज्ञाता है। जो पहले से ही सब कुछ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसको रियलाइजेशन, जैसे सेल्फ इल्यूमिनेटिंग सन, सूरज की किरणें कब नहीं आती? जब क्लाउड से ढक जाता है ना, कवर हो जाता है,
वैसे ही आत्मा यानी पुरुष को खुद के बारे में समझ तभी नहीं आता है जब वो इग्नोरेंस से कवर हो जाता है। इग्नोरेंस से जब वो ढक जाता है, अज्ञानता अज्ञानता से ढक जाता है, तभी उसे नहीं समझ आता है कि वो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। सिमिलरली जैन दर्शन में बताया गया है कि कर्म बंधन की वजह से पुरुष को यानी कि आत्मा को समझ नहीं आता है कि वो क्या है। वो ऑलरेडी मुक्त है, उसको नहीं समझ आता है क्योंकि वो बंधन में है, कर्मों के बंधन में है। अब कर्मों का बंधन भी सिमिलरली वही हो गया, अज्ञानता। अगर ज्ञानता है तो कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानता है और इसी वजह से कर्मों का बंधन है। अब क्योंकि कर्मों का बंधन है तो पुरुष मुक्त नहीं है। तो जब तक ये बंधन में रहता है पुरुष, वो कैवल्य प्राप्त नहीं कर सकता। तो इतने प्रकार से ये पुरुष की व्याख्या दी गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ही मटेरियलिस्टिक है तो वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है, समझ सकता है कि कैसे वो पुरुष को पहचान सके, वो उसके सेल्फ इल्यूमिनेटिंग नेचर को समझ सके, वो करता नहीं है ये जान सके। काफी लोग अपने आप को अटैच करते हैं अपने थॉट से, अपने बुद्धि से, अपने डिजायर से, अपने मन से। बट सांख्य दर्शन यहाँ पे क्लियरली बताता है कि बुद्धि, मन, अहंकार ये सब मॉडिफिकेशंस है प्रकृति के। प्रकृति खुद को मॉडिफाई करती है क्योंकि अल्टीमेटली वो पुरुष को वो देना चाहती है जो पुरुष चाहता है। पुरुष चाहता है चीजों को जानना, देखना। चीजों को जानने के लिए अगर ग्लासेस चाहिए तो प्रकृति प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से प्रकृति और पुरुष साथ में काम करते हैं ताकि जगत, एक जो हम लोग अभी कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जगत, जगत बन सके और भौतिक जो भी चीजें हैं वो आ सके। तो अभी यहाँ पे अब जगत का स्वरूप देखते हैं। तो सांख्य दर्शन कहता है कि संपूर्ण जगत की जो उत्पत्ति हुई है वो पुरुष और प्रकृति के संयोग से हुई है। संयोग माने उन लोग का दोनों का एक साथ मिलन होना। अब यहाँ पे पुरुष के बारे में बताता है कि पुरुष करता नहीं है, पुरुष तो शुद्ध चेतना है, पुरुष जो है वो निष्क्रिय है। और जब प्रकृति के बारे में कहता है तो प्रकृति भले उसमें चेतना, प्रकृति में चेतना नहीं है और इसी वजह से वो अचेतन है, पर अचेतन होने के बाद भी जगत का जो भी कारण, जगत जैसे बन रहा है, जगत निर्माण हो रहा है, तो उसका उपादान कारण जो है वो प्रकृति है। तो जब पुरुष का प्रकृति के साथ मिलन होता है तब प्रकृति की जो भी अवस्था है वो खत्म हो जाती है, जो प्रेजेंट अवस्था है, इक्विलिब्रियम स्टेट से प्रकृति हिल जाती है और उसी वजह से उसमें विकार होता है और विकार होने से ही जगत का निर्माण होता है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं हटता, डिस्टरबेंस नहीं होता, तो जगत का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पे जगत का निर्माण होने के लिए जब प्रकृति डिस्टर्ब होती है तो फलस्वरूप प्रकृति पहले महत अथवा बुद्धि यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि के रूप में आती है, फिर अहंकार, उसके बाद 11 इंद्रियां, फिर 5 तन्मात्राओं, ये सब में वो खुद को कन्वर्ट करती है। जैसे सूक्ष्म तत्वों के बारे में, तन्मात्राओं के बारे में हमने पढ़ा है, और फिर 5 महाभूता, ये सब चीजें प्रकृति से इवॉल्व होती है। शब्द तन्मात्रा से हम समझ सकते हैं आकाश, स्पर्श के सहयोग से हम समझ सकते हैं वायु, रूप तन्मात्रा से हम समझ सकते हैं अग्नि, रस तन्मात्रा के सहयोग से आता है जल, गंध तन्मात्रा के सहयोग से आता है पृथ्वी। ये सब की उत्पत्ति होती है और ये जो भी भौतिक जगत होता है वो पुरुष की उपस्थिति में ही होती है। अगर पुरुष नहीं होता तो शायद ये सब भी जो भी ये सब चीजें निर्माण हो रही है ये नहीं होती। अब क्योंकि ये जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, ये ऑलरेडी प्रकृति में थी, मतलब बुद्धि भी प्रकृति में थी, मन, अहंकार, ये सब प्रकृति के ही रूप है, प्रकृति की मॉडिफिकेशन स्टेट है। और इसी वजह से कार्य कारण सिद्धांत में इसको सत्कार्यवाद कहा जाता है। सत्कार्यवाद का मतलब होता है कि जो भी चीजें नई बन रही है वो नई चीजें पहले से ही पुरानी चीजें में अवेलेबल थी, यानी प्रकृति में
वो पहले से ही अवेलेबल थी। जिस प्रकार दही दूध में पूर्व से ही निहित रहता है, उसी प्रकार प्रत्येक कार्य अपने कारण का नया सृजन न होकर उसका रूपांतरण अथा अभिव्यक्ति होता है। तो सांख्य दर्शन इसी को परिणामवाद कहता है। तो सांख्य दर्शन अगर कार्य कारण सिद्धांत उसका पढ़ते हैं, जो कि हमारे सेकंड मॉड्यूल में दिया है, कार्य कारण सिद्धांत, तो उसमें बताया गया है कि सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद और प्रकृति परिणामवाद को मानता है। मतलब जो भी हमको दिख रहा है वो पहले से ही प्रकृति में कोई ना कोई अवस्था में था, वो सिर्फ कोई कंडीशन की वजह से मॉडिफाई होके हमें इस रूप में दिख रहा है। मे बी बुद्धि, मे बी अहंकार, ये सारे रूप में हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रकृति में पहले से ही था। तो अब यहाँ पे तर्क बताए गए, जैसे हमने पुरुष के तर्क समझे, वैसे यहाँ पे प्रकृति के भी 5 तर्क बताए गए हैं। ओके, तो अभी आप लोग ही एक एक तर्क को यहाँ पे पढ़ के समझने का प्रयास करिए। बताइए कि ये तर्क क्यों कहे गए हैं और इस तर्क से क्या हम प्रकृति का प्रमाण दे सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि प्रकृति वास्तव में अस्तित्व में है। ठीक है, तो आप लोग एक एक करके प्रकृति के तर्क, यानी सत्कार्यवाद के बारे में जो प्रकृति के बारे में बताया है, उसके लिए जो तर्क है, इस पे एक एक करके डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला तो यही मैडम, अगर पहले से अगर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं है, मतलब 0 से 1 नहीं बन सकता, हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पहले कोई चीज नहीं है तो वो नहीं बन सकती। इसका मतलब उसमें विद्यमान रहती है तभी संभावना है कि वो बन सकता है। इसको हम इस तरह से कंसेप्ट ले लेंगे, 0 से 1 नहीं बन सकता, ये बताना चाह रहे हैं। राइट राइट। जैसे पीले रंग से नीले रंग की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, करेक्ट। हाँ, तो उसी प्रकार से बताया गया है कि कोई भी कार्य अगर उत्पन्न होता है, कोई भी कार्य की उत्पत्ति होती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि पहले से पूर्व में वो विद्यमान था। ठीक है, दूसरा तर्क क्या बताया गया है? संध्या जी पढ़ रही हैं? संध्या जी पढ़िए, दूसरा पढ़ के समझाइए आसान शब्दों में। म्यूट है, म्यूट है आप। म्यूट है मैडम आप, संध्या जी म्यूट हैं आप। किधर गया? दूसरा सेकंड, विशिष्ट हाँ हाँ कार्य केवल विशिष्ट हाँ कारण से ही हाँ उत्पन्न। हाँ सर, हाँ। वो किसी की वस्तु का कार्य के बिना कारण नहीं होता है ना मैडम, ये है। किसी की वस्तु किसी कार्य होना तो उस कारण है, कारण उसके पीछे कारण रहता है। जैसे मिट्टी में घड़ा बनने की वो क्षमता रहे तो भी वो उससे हम घड़ा बनते हैं। उस पहले उस वस्तु में वो क्षमता रहता है, नहीं तो वो नहीं होता है ऐसा। वो राइट राइट। दूध में दही होने की वो शक्ति पहले से ही रहते हैं उसमें। अगर तेल में दूध दही बनने की शक्ति नहीं होता ऐसा, इसलिए पहले ये कार्य कारण संबंध बोलते हैं। ओके, हाँ, थर्ड बताइए। यदि कार्य का कारण से कोई संबंध ना हो तो किसी भी कारण से, मीन्स हर कार्य के पीछे कोई कारण रहता है कर क्या? हाँ, कार्य कारण संबंध होता है। और किस प्रकार का संबंध होता है कार्य कारण का? असंगत और तर्क विरुद्ध। असंग सर्वथा असंगत, नहीं, असंगत क्या? किसी भी कारण से कोई कार्य नहीं होगा। कोई स्पेसिफिक कारण है तो हाँ। उसी से कोई स्पेसिफिक कारण ही उत्पन्न होगा। हम्म। मतलब अगर बारिश गिर रही है तो बारिश गिर रही है, तो फिर नेक्स्ट आपको मिट्टी दिखेगा, गीली मिट्टी दिखेगी, तब आपको सूखी मिट्टी नहीं दिखेगी। तो इस प्रकार से कार्य और कारण का संबंध होता है ना। और नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई भी कारण होता है ना,
तो उसमें एक शक्ति होती है, एक पोटेंसी होती है जो कि ये संकेत देती है कि कार्य उसमें पहले से ही अव्यक्त रूप में था। ये तो कोई भी कारण पहले आप देख लेते हैं, कोई भी चीजें हो चुकी, घटित हो रही है, उसमें वो कैपेसिटी दिखेगी, वो पोटेंसी दिखेगी जो कि बताएगी कि जो कारण था, कॉज था, उसमें वो पहले से ही अवेलेबल था। जैसे दूध से दही, दूध में ही दही में पोटेंसी दिखती है, दूध की तत्व दिखता है दूध का, जिससे समझ आता है कि वो दूध से ही आया है। ये फोर्थ पॉइंट है जो कि बताता है कि प्रकृति अस्तित्व में है। और फिफ्थ पॉइंट है क्योंकि कार्य अपने कारण के स्वरूप से अभिन्न होता है, इसलिए उसे असत अथवा पूर्णतः नवीन सत्ता नहीं माना जा सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 5 रीजंस बताए गए, लॉजिकल रीजंस, जिससे कि ये बोला जा सकता है कि प्रकृति जो है वो जगत के परम कारण के रूप में, मतलब प्रकृति जो है वो जगत का निर्माण करती है, जगत को बनाती है, और इसी वजह से प्रकृति अकारण, नित्य तथा सर्वव्यापी है। और इसीलिए उसको प्रधान, प्रकृति प्रधान सांख्य दर्शन जो है, इसको यानी ये जो संसार का निर्माण हुआ है उसको उपादान कारण से हुआ है, ऐसा बोलता है। उपादान कारण यानी कि प्रकृति एक कारण बनी जिसके वजह से संसार का निर्माण हुआ, और प्रकृति इंपॉर्टेंट कारण बनी, क्योंकि पुरुष होने के बाद भी अगर प्रकृति नहीं होती तो शायद ये संसार का निर्माण नहीं होता। और इसीलिए यहाँ पे प्रकृति को प्रधान माना गया है, इंपॉर्टेंट माना गया है। और वही प्रकृति स्वयं अजन्मा है, स्वतंत्र है, निरपेक्ष है, शाश्वत है। वो खुद अजन्मी है, बट वो दूसरी जगत की वस्तुओं को जन्म देती है। दूसरी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी अव्यक्त वस्तुएं हैं, उसको प्रकृति, देश, काल यानी टाइम स्पेस, जो भी काल है, उससे उसके आधारित पे वो निर्माण करती रहती है। तो इसी की वजह से जो सृष्टि का निर्माण है वो होता है, और सृष्टि का निर्माण होने के लिए प्रकृति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे प्रकृति के अस्तित्व की स्थापना के लिए ईश्वर कृष्ण ने तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रकृति अस्तित्व में क्यों है, ये हम कैसे समझे। पहला तो यही कि जगत का मूल कारण प्रकृति है, ये पहला पॉइंट। दूसरा कि जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं, सुख दुख उदासीनता, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी एक्टिविटीज है, उसमें 3 गुण होते हैं। 3 गुण यानी कि सत्व, रजस, तमस। अब ये गुण पुरुष में तो नहीं होते हैं। अब क्योंकि पुरुष में नहीं होते हैं तो इसलिए माना गया है कि प्रकृति के ही गुण है, तो प्रकृति का एग्जिस्टेंस है। अब तीसरा बताया गया है कि जितने भी कार्य होते हैं वो कारण में पहले से प्रेजेंट होते हैं। अब कारण यानी कि प्रकृति में पहले से प्रेजेंट होते हैं, और इसलिए प्रकृति अस्तित्व में है। फोर्थ पॉइंट, प्रकृति को हम उसकी वस्तुएं से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति में जो गुण है वो हम उसके प्रत्येक उससे निर्मित वस्तुओं में देख सकते हैं। तो इसलिए कार्य कारण संबंध से ये बताया जाता है कि कारण और कार्य अविभाज्य है। और फिफ्थ पॉइंट, सत्कार्यवाद को घोषित करता है कि सत्कार्यवाद के अनुसार कार्य जो है अपने कारण में पहले से ही छुपा हुआ अवस्था में था, कार्य में वो दिखने वाली अवस्था यानी विजिबल स्टेट ऑफ व्यू में आ जाता है। तो इस प्रकार से 5 प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस दिया गया है, ये बताने के लिए कि प्रकृति अस्तित्व में है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जगत के स्वरूप की व्याख्या जो की गई है वो पुरुष और प्रकृति की नित्य पारस्परिक उपस्थिति एवं अंत क्रिया के आधार पर ही की जाती है। पुरुष शुद्ध चेतना है, पर वो निष्क्रिय है, वो साक्षी है। प्रकृति जो कि त्रिगुणात्मक है, वो नित्य है, गतिशील है, बट उसकी एक्टिविटी तभी स्टार्ट होती है जब वो पुरुष से संयोग में आती है, और फिर वो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, स्टेट है, उसका उपादान कारण बनती है, और संपूर्ण ब्रह्मांड को क्रमशः यानी कि क्रम के अनुसार विकसित करती है। माने काफी सिस्टमैटिक तरीके से
ब्रह्मांड का निर्माण होता है। प्रकृति का काम बहुत सिस्टमेटिक है, यानी कि शून्य से लेके जितनी भी सृष्टि उत्पन्न हुई वो काफी सिस्टमेटिक तरीके से हुई, बिल्कुल भी रैंडम नहीं हुई, एकदम एब्रप्ट नहीं हुई, एकदम सिस्टमेटिक वे में हुई। और ये सिस्टमेटिक प्रोसेस बताने के लिए आप एक डायग्राम दिया है कि पुरुष देन प्रकृति दोनों का संयोग, देन महत, देन अहंकार, और फिर उसके बाद उससे मनस, इंद्रिया, तन्मात्रास, महाभूतास, ये जो है टोटल 25 तत्व, ऑल मिला के 25 तत्व, पूरे 25 तत्वों में रूपांतरण होता है प्रकृति का, जिससे कि ये समझ आता है कि प्रकृति जो है वो उपादान कारण है, प्रधान है, इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सृष्टि का निर्माण होता है। तो सृष्टि का निर्माण के लिए मुख्य कारण प्रकृति है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन यहाँ पे बताता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आप यहाँ तक कोई डाउट? मैम महत जो है वो तो बुद्धि हो गई, अहंकार से हम क्या समझें? अहंकार मतलब आइडेंटिटी। बुद्धि तो, बुद्धि क्या है? बुद्धि तो एक प्रकार की, हाँ मानसिक नहीं, बुद्धि जो है वो बताती है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, बट मैं कौन हूं, मेरा क्या कार्य है, वो आइडेंटिटी बताती है। बुद्धि जो है वो इंटेलिजेंस है, डिसीजन लेती है कि क्या करना है आगे। बट विवेक कैसे? आइडेंटिटी जो देता है ना, वो अहंकार विवेक। देता है। हाँ, बुद्धि विवेक एक ही शब्द है, एक प्रकार का इंटेलिजेंस है जिससे हमें समझ आता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो महत्व को मतलब यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बताया गया है, बट बुद्धि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को बोला गया है। तो इस प्रकार से डिवाइड किया गया है ताकि हम समझ सके कि ब्रह्मांड में भी इंटेलिजेंस है, जिसको महत्व बोला गया है। बुद्धि में मतलब इंटेलिजेंस जो बोल रहे हैं, महत्व बोल रहे हैं, वो ब्रह्मांड में भी है। बोलते हैं ना कि यूनिवर्स मैनिफेस्ट, और यूनिवर्स जो है वो आपकी बात सुनता है, समझता है। तो इसके पीछे भी रीजन है, क्यों सुनता है, क्यों समझता है, क्योंकि बुद्धि तो है कहीं ना कहीं, बुद्धि है। फिर जो बाद में अहंकार का रूप जो प्रकृति लेता है, वो अहंकार इसलिए लेता है ताकि इंडिविजुअल आइडेंटिटी आ जाए, ताकि इतने सारे जो प्लूरैलिटी ऑफ पुरुषा है वो हर एक पुरुष को समझ आ जाए कि वो इंडिविजुअल पुरुषा है। ईगो से मतलब नहीं मैम, यहाँ ईगो से मतलब नहीं है अहंकार का। ईगो तो डिफरेंट स्टेट हो जाता है। अहंकार मतलब एक प्रकार से आइडेंटिटी से आप कनेक्ट कर सकते हो। बट आप जब ईगो ईगो बोलते हो या इगोइस्टिक बोलते हो, इगोटिस्टिक बोलते हो, तो वो एक डिफरेंट लेवल होता है जिसमें आप अहंकार को स्पेसिफिक बता रहे हो। मतलब कोई डिफरेंशिएशन कर रहे हो, डिस्टिंग कर रहे हो कि मैं ये हूं बट मैं ये नहीं हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे ये पोजीशन है, ये स्टेट है, और मैं ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ, तो वो एक स्पेसिफिक टाइप का डिफरेंशिएशन आने लगता है। तो वो ईगो कहलाता है। मतलब आप डिफरेंस करने लगते हो, चीजों को लेके भेदभाव करने लगते हो, पार्शियलिटी, बायसनेस, ये सब ईगो के अंदर आता है। बट अहंकार इज अ प्योर आइडेंटिफिकेशन कि मैं कौन हूँ। वो उस लेवल में है जो आपको बताता है कि आप इंडिविजुअल पुरुष हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो आज हमने ऑलमोस्ट प्रकृति के बारे में समझा, पुरुष यानी कि आत्मा, आत्मा के बारे में समझा, फिर ये भी समझा कि पुरुष को कैवल्य चाहिए। अब नेक्स्ट जो मतलब कल की क्लास होगी उसमें हम ये समझेंगे कि जो कैवल्य है, मोक्ष है, उसका क्या स्वरूप है, और वो किस प्रकार से पुरुष जो है वो मोक्ष की ओर जाता है, दृष्टा साक्षी भाव को समझता है, और कैसे वो प्रकृति के अनुभव से अलग होता है, और कैसे वो दुखों से मुक्त होता है। तो ये कैवल्य का वास्तविक अर्थ समझेंगे, मोक्ष के बारे में समझेंगे, प्रकृति के बारे में समझेंगे, और जो विशेषकर यहाँ पे मोक्ष के 2 लेवल बताए गए हैं, जीवन कैवल्य और विदेह कैवल्य, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़े कॉन्सेप्ट्स है इसमें जो कि नेक्स्ट क्लास में हम देख के इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, सांख्य दर्शन का ऑलमोस्ट।
राइट? ठीक है, अभी तक कोई डाउट नहीं ना? ओके, देन अभी हम वाइंड अप करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय थैंक जिनेंद्र। यू।